वैसे तो हमारे देश में कलेश की कोई कमी नहीं है, अस वर्सेस देम और झगड़े की कोई कमी नहीं है। छोटे-छोटे चीज़ों पर आज हम कुत्ता-बिल्ली की तरह लड़ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और उस टाइम बॉम्ब का नाम है डीलिमिटेशन जो बहुत ही जल्दी हमारे सामने फट सकता है। डीलिमिटेशन एक ऐसा मुद्दा है जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो एक डिवाइड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इकोनॉमी के मुद्दे पर लेकर, लैंग्वेज के मुद्दे पर लेकर। अब डीलिमिटेशन डेमोक्रेसी के मुद्दे को लेकर भी नॉर्थ वर्सेस साउथ में एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट कर सकता है। उसका इंपैक्ट हमारे देश के फ्यूचर पर पड़ सकता है, उसका इंपैक्ट हमारे डेमोक्रेसी पर पड़ सकता है। ये कितना बड़ा मुद्दा है मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, बार बार हमने इसको कवर किया है। ये वाला एक एपिसोड देख लीजिएगा आज के एपिसोड को और आज के इस डिबेट को समझने के लिए कि डीलिमिटेशन है क्या। आज हम उतनी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि डीलिमिटेशन की शुरुआत कहां हुई थी, क्यों होती है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, पूरी चीजें डिटेल में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये स्टोरी और भी आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने आकर बयान दिया है कि नहीं, तमिलनाडु का एक भी सीट कम नहीं होगा हमारे संसद में। अमित शाह का बयान तब आता है जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे साउथ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि मुद्दा है साउथ इंडिया के स्टेट्स के नंबर्स घट जाएंगे नए काउंटिंग में, संसद में, और नॉर्थ इंडिया के नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये क्यों होगा, डीलिमिटेशन का प्रोसेस क्या है, जल्दी में समझने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आंकड़े क्या बन रहा है, पॉलिटिक्स क्या बन रहा है, यह भी देखने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी ने बोला कि आज मास्टर स्ट्रोक करना है तो आज हम 8 बजे रात को ये अनाउंस कर दें। हमारा संविधान कहता है कि अगर संविधान को ठीक से काम करना होगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भाई जितनी आबादी उतना हक, जो राहुल गांधी भी अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जितनी आबादी उतना हक देने से जिन्होंने आबादी कम करने पर काम किया है, जिन्होंने लॉजिक का पालन किया है, इकोनॉमी के ऊपर देखा है, फैमिली प्लानिंग किया है, अब आप उनको पनिश करोगे, सदर्न स्टेट्स को पनिश करोगे और नॉर्दर्न स्टेट्स के पास पूरे देश की बागडोर आ जाएगी, वही कंट्रोल करेंगे पूरे देश के संसद को और देश के भविष्य को। क्या यह एक्सेप्टेबल होगा साउथ इंडिया को? यह काफी दिलचस्प मामला है और काफी वरिंग मामला भी है कि यह आगे कैसे जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार इसको कैसे हैंडल करती है। अगर पहले ही हैंडल कर लेती तो शायद यहां तक हम बात नहीं लाते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने टाइम पर, इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर इस मैटर को टाल दिया था, यह कह के कि अभी भारत इसके लिए रेडी नहीं है। उस पर आते हैं अभी, लेकिन पहले शुरुआत करने से पहले, आंकड़ों में झांकने से पहले, अ क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स टुडे, आउटस्किल। अब आउटस्किल आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए हैं, एक मास्टर क्लास लाए हैं जो आपके वीकेंड को तो काफी एनरिचिंग बना देगा आपके लिए। 2 दिन का 16 घंटे का ये एक ट्रेनिंग मास्टर क्लास होगा। 28 फरवरी को शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक और 1 मार्च को 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अब आप बोलोगे अरे एक और क्लास, लेकिन दिलचस्प चीज यह है कि नीचे दिए गए लिंक से जो भी क्लिक करेगा, जो भी देशभक्त इस पर क्लिक करेगा, उसके लिए यह मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री है। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा अगर बात नहीं मानी, क्योंकि बात यही है कि हमने ये एआई क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री कराया है हियर ऑन देशभक्त। नीचे दिए गए लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको इस मास्टर क्लास में मिलता क्या है? इस फ्री मास्टर क्लास में आप सीखोगे 20 एआई टूल्स को कैसे बनाना अपने बेनिफिट के लिए, अपना काम आसान करने के लिए। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं और उसको इंजीनियर कैसे करते हो आप, चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डालना कैसे होता है वो सीखने को मिलेगा। डेटा एनालिटिक्स, एआई को एक्सेल शीट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, विदाउट राइटिंग कोड एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग फोटोज कैसे बनाओगे आप एआई के साथ। इसीलिए मैं एडिटर को भी इस कोर्स के लिए भेज रहा हूं जिससे हमारे वीडियोस में भी ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो पाए। अब ये प्रोफेशनल्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी फील्ड से, चाहे आप एचआर में हो, चाहे आप टेक में हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप बिजनेस फाउंडर हो, ये आपके लिए मदद जरूर करेगा। कम से कम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर दे देगा कि एआई की कैपेबिलिटीज क्या है और एआई से आप क्या कर सकते हो। ये कोर्स एज आई मेंशन बिल्कुल फ्री है। अगर नीचे वाले लिंक को आप क्लिक करते हो, ऑन द 28th एंड ऑन द 1 लिंक दिया हुआ है, साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगी। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जहां तक डीलिमिटेशन की बात है। डीलिमिटेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1951, 1961 और 1971 में हमारे देश में हुआ था। माने लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदली गई थी, उनकी संख्या बदली गई थी, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ही उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख में 50 एमपीज होने चाहिए लद्दाख से। तो ये एक सिंपल लॉजिक ये इसे फॉलो करता है। लेकिन जब तक बात आई इंदिरा गांधी तक और बात आई इमरजेंसी के समय पर, जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए, तब इंदिरा गांधी लाती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे बोला जाता है कि 25 साल के लिए अभी हम स्थगित कर देते हैं। जो आंकड़े हैं, जो नंबर हैं हमारे संसद में, उसी को रहने देते हैं, क्योंकि साफ बात उस समय भी दिख रही थी कि नॉर्थ में नंबर्स ऊपर जा रहे थे, साउथ में नंबर स्टेबल हो रहे थे। तो ये अनफेयर होता साउथ के स्टेट्स के लिए और एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता नॉर्थ के स्टेट्स के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट हो गया। बात 25 साल तक शांत रह गई। अब इस 25 साल में होना क्या था? 25 साल में होना यह था कि नॉर्थ के स्टेट्स अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, साउथ के साथ अपने आप को थोड़ा बैलेंस करें, उसके बाद हम फिर से ये जो प्रक्रिया है डीलिमिटेशन की, वो हम फिर से चालू कर पाए। अब बात आती है वाजपेयी सरकार की। वाजपेयी सरकार 2001 में जो सिचुएशन आज डेवलप हो रही है उसको देखते हुए डिसाइड करती है और वेरी मैच्योर डिसीजन लेती है कि और 25 साल के लिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पुश बैक करते हैं, क्योंकि आज हम तैयार नहीं है। 2001 में हम तैयार नहीं हैं। अभी भी नॉर्थ वर्सेस साउथ में काफी डिवाइड है और ये एक फेयर डिवीजन नहीं होगा, फेयर प्रोसेस नहीं होगा, जहां नॉर्थ में इतने ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, साउथ में इतने नंबर कम रह जाएंगे। वाजपेयी सरकार 84th अमेंडमेंट लाती है, जिसे इसे और 25 साल के लिए पुश कर दिया जाता है और वो 25 साल पुश करके आता है ईयर 2026। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तो आप मुझसे भी स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो, ऑल्दो पॉलिटिक्स में कुछ सर्टेन नहीं होता, लेकिन ये बात आप मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा दो कि नरेंद्र मोदी इसको पुश बैक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने नया संसद पहले से ही बना दिया है जिसमें 888 सीट्स ऑलरेडी तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत लंबे टाइम से ही प्लान था कि डीलिमिटेशन तो होगा, डीलिमिटेशन से बेनिफिट भी मिलेगा और डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एक दरकार है जो वो फुलफिल जरूर करेंगे। अब इसमें बेनिफिट भी होगा, एडवांटेज मिलेगा, वो अगली बात है, उस पर हम बात करते हैं। तो अब हो क्या रहा है? जो पार्लियामेंट में कनिमोड़ी, महुआ मोइत्रा, इन्होंने बयान दिया है पार्लियामेंट में, और ये समझना बहुत जरूरी है, मैथ्स में जाना थोड़ा सा जरूरी है। पीयूष जी थोड़ा बुरा मत न मानिएगा, थोड़ा सा वी गेट इनटू द मैथ्स। 0% इंक्रीमेंट, अगर आप सोचिए कि डिलिमिटेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो सीट्स इंक्रीज होंगे, साफ बात है। केरला को 0% इंक्रीमेंट मिलेगा, 29% इंक्रीमेंट मिलेगा तमिलनाडु को। तो आप बोलोगे ठीक है, 29% इंक्रीमेंट मिल रहा है तमिलनाडु को, कौन सी बड़ी बात है। 79% इंक्रीमेंट मिलेगा एमपी और यूपी को। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। 29% इंक्रीमेंट मिलता है तमिलनाडु को, 79% इंक्रीमेंट मिलता है एमपी और यूपी को। यह बयान हमारे एमपीज ने पार्लियामेंट में दिया है। यह बयान अभी हम समझते हैं ये कितना सही है, गणित में अभी घुसते हैं। चंद्रबाबू नायडू, सोचिए हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात होती है, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि लगता है हमें अपने स्टेट में लोगों को और बच्चे पैदा करने के लिए पैसे देने की दरकार है। तो ये देखिए डिस्पैरिटी, हमारा देश इतना विशाल है कि कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री बात करते हैं कि और बच्चे पैदा हमें करने चाहिए। स्टालिन तो खैर मजाक करके ये कहते हैं कि हम तो 16-16 बच्चे अब लगता है तमिलनाडु में हमें पैदा करने पड़ेंगे। आइए थोड़ा मैथ्स करके देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, काफी टाइम लगाकर हम लोग ये मैथ्स स्टडी कर रहे थे। 1977 की लोकसभा अगर आप उसकी बात करें और तब के आंकड़ों की बात करें, तो लगभग आप मान लीजिए 10 लाख लोगों का एक एमपी बनता है। 1 एमपी रिप्रेजेंट्स अबाउट 10 लाख पीपल, अगर आप 1977 के आंकड़ों से अगर आप जाएं। अब अगर हम 10 लाख इजिकल टू 1 एमपी वाला फॉर्मूला आज के डेट में लगाते हैं, तो देखिए क्या दिलचस्प सिचुएशन बनती है। यूपी और उत्तराखंड में, यूपी और उत्तराखंड एक साथ लेकर चल रहा हूं क्योंकि वो कंपैरिजन तब आसान हो जाएगा कि जब 77 की बात हो रही है, तो कंपैरिजन के लिए यूपी और उत्तराखंड एक साथ लेके चलते हैं, बिहार झारखंड एक साथ लेके चलते हैं। यूपी उत्तराखंड में 85 सीट्स जो हुआ करते थे, आज वो 205 हो जाएंगे अगर आप 10 लाख टू 1 एमपी रखोगे। बिहार और झारखंड जहां 54 हुआ करते थे, वो 82 हो जाएंगे। तमिलनाडु 39-40 से 76 तक चले जाएगा। केरला 20 से सिर्फ 36 जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा 10 लाख इज इक्वल टू 1 एमपी, इज बिकॉज टोटल एमपी ही हमारे 1400 हो जाएंगे। तो 1400 एमपीज बैठाने की जगह नहीं है, एक और नया पार्लियामेंट उसके लिए बनाना पड़ेगा। थैंकफुली हमारे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो रेशियो है
वो कोई फिक्स्ड रेशियो है। वो रेशियो बदल सकता है। एक एमपी 5 लाख को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 10 लाख को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 15 लाख को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हमें लगता है नया फॉर्मूला 20 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा। इस रेशियो में एमपीज की सिलेक्शन होगी कि कितने स्टेट्स में कितने एमपी होंगे। इस रेशियो को अगर आप बैठाओगे तो 888 पार्लियामेंट जो हमारी टोटल कैपेसिटी है उसमें 707 सीटों के आसपास तो ऑक्यूपेशन हो जाएगा कि 760 सीट भर जाएंगी आज के 543 से। अब 707 के बाद कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी या सरकार इस पर और कोई फॉर्मूला अपनाएगी, ये बात समझना है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं 1 लाख 20 लाख इज इक्वल टू 1 एमपी, इसका लॉजिक ये है। इस लॉजिक को लगाकर अगर आप देखो तो यूपी के और यूपी प्लस उत्तराखंड जो पहले 85 हुआ करते थे वो 126 बन जाएंगे। बिहार और झारखंड जो पहले 54 हुआ करते थे वो अब 85 हो जाएंगे। माने यूपी और बिहार अगर आप एक साथ ही ले लो तो 200 पार तो यहीं कर देंगे उन लोग। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप ये 20 लाख वाला फॉर्मूला लेते हो इज इक्वल टू 1 एमपी, तो तमिलनाडु को ना कोई एमपी गिराना पड़ेगा ना उनको एक एमपी एक्स्ट्रा मिलता है। तो अमित शाह का बयान यहां काफी इंटरेस्टिंग आता है कि जब अमित शाह कहते हैं कि एक भी एमपी नहीं जाएगा तमिलनाडु से, तो हो सकता है उनके मन में 20 लाख का आंकड़ा हो इज इक्वल टू 1 एमपी। क्योंकि अमित शाह ये नहीं कह रहे हैं कि भैया दूसरे स्टेट्स को हम क्या दे रहे हैं, वो ये दिलासा और ये सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु को कि भाई तुम्हारा कोई जाएगा नहीं। हाँ, यूपी के एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, राजस्थान के एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। राजस्थान के एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 25 से 41 हो जाएंगे एमपीज, और बिहार का जैसे मैंने बताया आपको 54 से 85। तो बेसिकली कोई अगर यूपी बिहार राजस्थान भी ले ले तो वो देश की राजनीति अपने आप ही कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली जो हिंदी बेल्ट है वो देश की पूरी राजधानी वही सत्ता संभालेगा। साउथ विल बी रेंडर्ड इररेलेवेंट, और इसी इररेलेवेंस के चक्कर में ही तो बात चल रही है। क्योंकि अगर आप केरला के आंकड़े देखो 20 लाख इजिकल टू 1 एमपी, तो केरला की पॉपुलेशन इतनी स्टेबल हो गई है कि 2 एमपीज उनको लूज करने पड़ेंगे, 2 एमपी उनको खोने पड़ेंगे। 20 में से माइनस हो जाएंगे 2, उनके बचेंगे 18। और इसी के वजह से खतरे की घंटी अब बज रही है साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में। अब ये सही है या गलत है इस पर अभी हम आते हैं, लेकिन एक ऑलरेडी डिवीजन था इकोनॉमी के मामले पर लेकर। ऑलरेडी सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जीएसटी पर इतना ज़्यादा करते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके ऊपर लैंग्वेज इंपोजिशन को लेकर इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से हिंदी को ठूसा जा रहा है उनके ऊपर। हिंदी फैलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी हिंदी चैनल चलाते हैं। लोग कहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल है। और जिस तरीके से जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश हो रही है, बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है, फिर से आप आंख के साथ खेल रहे हो। हम पहले ही जानते हैं हिंदी इंपोजिशन के चक्कर में कितना खून खराबा हो चुका है, अब हम फिर से वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उसके ऊपर अब ये डिलिमिटेशन की बात आ गई है, जहां से लोगों की डेमोक्रेटिक राइट आप छीनना चाहते हो और ये लोगों को बोलना चाहते हो कि जो नॉर्थ को कंट्रोल करेगा, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वही देश को डिसाइड करेंगे, तुम लोग साउथ में बैठे रह जाओ। कैसा लगेगा अगर आपको आपकी डेमोक्रेटिक राइट आपसे छीन ली जाए, आपका वोटिंग राइट, या बोले कि आपके वोटिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 5 लोग लाओ तब जाकर एक वोट बनेगा। वैसा ही कुछ मंजर यहां बन रहा है। तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और क्या सरकार रिवॉर्ड देगी उन स्टेट्स को जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया? और दिलचस्प बात सबसे ज्यादा यही है कि इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी बात पर रोक दिया डिलिमिटेशन, क्योंकि जो देश में पॉपुलेशन बैलेंस होना था, जो नॉर्दर्न स्टेट्स को अपने आप को कंट्रोल करना था, वो नहीं हुआ था। लेकिन अब हम क्या उसको ओवरलुक करेंगे? अगर आप मुझसे पूछो तो इसके 2 सोल्यूशन हैं। एक कि हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए और माने कि हाँ, जो पॉपुलेशन कंट्रोल होने वाला था वो ना 1975-76 में हुआ है, ना वो 2001 में हुआ है, और ना वो 2026 में हुआ है। अभी भी पॉपुलेशन इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम ये चीज करते हैं, अगर हम डिलिमिटेशन करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ भद्दा मजाक होगा, साउथ के साथ एक और अनबन और एक और डिस्ट्रस्ट बढ़ने वाला है वेरी क्लियरली। या फिर एक और मिडिल पाथ हो सकता है, मुश्किल है क्योंकि उसके लिए सरकार को कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। ये कंसेंसस शब्द बहुत मुश्किल है आज के डेट में, स्पेलिंग नहीं आती है सरकार को कंसेंसस की। कंसेंसस ये बिल्ड करना पड़ेगा कि भैया देखो, डिलिमिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, 2 बार हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको डिले किया है, 50 साल से हम इस बात को करने के लिए रुके हुए हैं, तो इसको करना जरूरी है। लेकिन एक काम करते हैं कि एक फॉर्मूला लगाते हैं। जो जो स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है, और ये निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हम
तो पॉपुलेशन को लेकर वैसे में भी इतने चिंतित रहते हैं, खतरे में हैं। तो जिन जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है, पॉपुलेशन गोल जो मीट नहीं किया है, 1975-76 से आंकड़े आंक लेते हैं, 50 साल में देख लेते हैं किसने क्या काम किया है। जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया उसको आप पीनलाइज करो, एक रेशियो बना दो कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, आपके इतने एमपी कट जाएंगे। और जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनको पीनलाइज मत करो इस चीज के लिए। तो जो पेनल्टी है उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर हम ये करते हैं कंसेंसस बिल्ड करके, साउथ और नॉर्थ के पॉलिटिशियंस और सारे पॉलिटिशियंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं, तब इसका एक समाधान हो सकता है। नहीं तो मैं आपको जो कह रहा हूं वो अलार्मिस्ट नहीं है, ये एक बम है जो फट सकता है। इसको हमारे पॉलिटिशियंस को और लोगों को काफी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सडनली एक दिन पता चलेगा कि एक ऐलान आ गया जहां साउथ के सीट्स कम हो रहे हैं, कितना 15-20% तक कम हो रहे हैं, नॉर्थ के सीट्स कितना बढ़ रहे हैं, 50-55% तक बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होगा, इसका नतीजा नेगेटिव ही होगा, इसका नतीजा शक होगा, इसका नतीजा वायलेंस तक हो सकता है। इसीलिए इसे अभी कंट्रोल करना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने यह बात समझी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात समझी थी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह बात समझेंगे या नहीं, यह देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, डिलिमिटेशन अभी ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए? क्या यह साउथ के लिए फेयर है? लिखिए जरा कमेंट सेक्शन पे फेयर अनफेयर और अपना कमेंट लिखिए, फेयर या अनफेयर, और उसके बाद अपना कमेंट लिखिए। देखते हैं कि देशभक्तों की टोली क्या सोचती है डिलिमिटेशन के मुद्दे पर।